नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू की अवधारणा को समझा था। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि विभिन्न बाज़ारों में एआर और एमआर वक्र का स्वरूप कैसा होता है। कहीं कहीं हम लोग अध्ययन में देखते हैं कि एआर और एमआर वक्र का स्वरूप या एक्स अक्ष के समांतर होता है, कहीं यह और टीआर कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, और एआर और एमआर कहीं कहीं इस तरह से देखने को मिलता है। तो इसके क्या कारण होते हैं और किन बाज़ारों में किस आकार का या किस स्वरूप का एआर, एमआर और टीआर वक्र होता है। इन विभिन्न बाज़ारों में हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता में जानेंगे एआर, एमआर और टीआर वक्र का स्वरूप, तथा एकाधिकार के अंतर्गत एआर, एमआर और टीआर का स्वरूप जानेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता इन परफेक्ट कंपटीशन में एकाधिकार प्रतियोगिता में एआर, एमआर का स्वरूप और अल्पाधिकार में एआर और एमआर का स्वरूप जानेंगे। अर्थात कुल मिला के हम पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एआर, एमआर और टीआर के स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एआर, एमआर और टीआर का स्वरूप कैसा होता है। इसके पहले इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आज की यह क्लास जो है बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट और जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एआर, एमआर और टीआर का स्वरूप कैसा होगा। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता की बात की जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता व विक्रेता जो है व्यक्तिगत रूप से कीमत में बदलाव नहीं कर पाता है। क्यों बदलाव नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ व्यक्तियों की संख्या जो है अधिक होती है। व्यक्तियों की संख्या अधिक होने से कीमत में बदलाव संभव नहीं होता है। यह बाज़ार कीमत को यहाँ पर जब क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में बाज़ार कीमत को स्वयं तय करती है और उसी दिए हुए कीमत पर विक्रेता जितना चाहे वस्तु को बेच सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में एआर, टीआर और एमआर अगर निकाला जाए, क्यू दिया है तो एआर निकालने के लिए क्या करते हैं, एआर टीआर अपन क्यू होता है। टीआर 10 दिया गया है, क्यू 1 है, तो एआर जो है हमेशा स्थिर रहता है परफेक्ट कंपटीशन में। टीआर क्या है, तो टीआर निकालने के लिए एआर इंटू क्यू मतलब 10 गुणे 1 10 हो जाएगा, 10 गुणे 2 20 हो जाएगा, 10 गुणे 3 30 हो जाएगा, 10 गुणे 4 40 हो जाएगा और 5वीं इकाई पर टीआर जो है 50 हो जाएगा। तो टीआर हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एआर स्थिर है और एमआर क्या हो रहा है, एमआर होता है टीआर माइनस 1। तो 10 माइनस 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 20 माइनस कितना करेंगे, 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 30 माइनस मतलब अगली इकाई से पिछली इकाई को घटाने पड़ता है। 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 40 माइनस 10 10 हो जाएगा, 50 माइनस 10 तो 10 हो जाएगा। एमआर भी स्थिर रहता है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर और एमआर को एक्स अक्ष के समांतर संपाती बनाया गया है। एआर और यह एमआर है। इसकी लोच क्या होती है, अनंत होती है। इसे कहते हैं पूर्णतया लोचदार होता है। एआर और एमआर परफेक्ट कंपटीशन में कैसा है, पूर्णतया लोचदार है। क्या है, एआर और एमआर स्थिर है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू स्थिर है। मात्रा बढ़ रही है लेकिन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वह स्थिर है। अब परफेक्ट कंपटीशन में एआर, एमआर रेखा एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा होती है। तो यह क्या है, एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। एआर, एमआर के सीधी होने का कारण जो है
कीमत का स्थिर होना है, और कीमत स्थिर होने का कारण जो है क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होना है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR जो है संपाती होते हैं। और अगर परफेक्ट कंपटीशन में TR की बात की जाए तो TR कैसा है, बढ़ता हुआ है। या देखिए TR जो है 10 हुआ, फिर 20, फिर 30, 40, 50, TR बढ़ता हुआ होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो TR जो है परफेक्ट कंपटीशन में रैखिक होता है और बढ़ता हुआ होता है। परफेक्ट कंपटीशन में TR जो है रैखिक होता है। ऐसा कीमत स्थिरता की वजह से होता है। कीमत स्थिर होती है, इसलिए जो TR वक्र है वह रैखिक होता है। परफेक्ट कंपटीशन में TR वस्तु की हर अतिरिक्त मात्रा की बिक्री के साथ स्थिर दर से बढ़ता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में TR क्या है, वस्तु की हर अतिरिक्त मात्रा की बिक्री के साथ बढ़ती दर से बढ़ता है। अगर सारांश में कहा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में AR आधार अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, AR आधार, इसको AR भी कहते हैं और MR भी कहते हैं, या एक्स अक्ष के समांतर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में AR MR दोनों समान होते हैं। AR MR आपस में संपाती होते हैं, मतलब AR और MR बराबर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में AR वक्र को फर्म की मांग वक्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फर्म की मांग वक्र। इसकी लोच क्या होती है, अनंत होती है। और इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्मों की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। इसे क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार कहा जाता है। और परफेक्ट कंपटीशन में TR वक्र कैसा होता है, TR वक्र रैखिक होता है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि परफेक्ट कंपटीशन में TR वक्र जो है रैखिक होता है। अभी आगे अन्य बाजारों में देखते हैं तो वहाँ TR वक्र कैसा होगा, AR और MR वक्र कैसा होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ईजी है कि TR वक्र रैखिक होता है, AR और MR जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है कहते हैं, जो कीमत स्थिरता के कारण होता है। अब अगली जो बाजार है एकाधिकार बाजार में देखते हैं AR और MR कैसा होता है। तो एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता या बेचने वाला होता है। जब एक ही विक्रेता या बेचने वाला होता है तो जो कीमत वह चाहता है वह कीमत निर्धारित करता है, लेकिन ऐसा करने पर उसकी बिक्री कम हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि एकाधिकार में प्रतियोगिता का अभाव होता है। यहाँ फर्म ही उद्योग होती हैं और फर्म ही कीमत का निर्धारण करती है। जब फर्म स्वयं कीमत निर्धारण करती है तो फर्म क्या करती है, ऊंची से ऊंची कीमत तय कर लेती है, लेकिन ऊंची कीमत पर वस्तु खरीदने हेतु विक्रेताओं को मजबूर नहीं किया जा सकता है। अर्थात विक्रेता किसी भी क्रेता को या वस्तु खरीदने वाले को प्रेशर में लाकर या मजबूर करके वस्तु नहीं खरीदने के लिए कह सकता है। इससे क्या होता है, ऊंची कीमत पर वस्तुओं की बिक्री एकाधिकार में कम होती है, और बिक्री कम होने की वजह से फर्म को कीमत कम करनी पड़ती है। और जब फर्म कीमत कम करती है तो कीमत कम करने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, जिससे बिक्री बढ़ती है। मांग बढ़ने से क्या होता है, बिक्री बढ़ती है। और एकाधिकार में बिक्री बढ़ने से AR रेखा या मांग रेखा नीचे गिरती है। जब AR घटती है तो MR उससे तेजी से घटती है। अब आरेख में देखते हैं क्या कंडीशन है, कैसे AR और MR काम कर रहा है एकाधिकार में। यह AR वक्र हो गया और यह MR वक्र हो गया। तो इसमें यह A कीमत है, यहाँ A है, और यहाँ 0 है, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है। तो यह B और यह D हो गया, और यहाँ पर C और F हो गया। अब इसमें N और Q हो गया। इसमें क्या है कि प्रारंभ में एकाधिकारी जब अपने आप को समझता था कि हम ही कीमत निर्धारित करने वाले हैं, हम ही बाजार में अकेले बेचने वाले वस्तु हैं, तो बहुत हाई कीमत निर्धारित करता था। तो कितनी, OA कीमत निर्धारित किया। तो जब OA कीमत निर्धारित किया तब एकाधिकारी की बिक्री क्या थी, 0 थी, कुछ नहीं बिक्री हो रहा था। ऊंची कीमत होने की वजह से एकाधिकारी कुछ भी वस्तु को बेच नहीं पा रहा था। अब जब कोई वस्तु बेच नहीं पा रहा था तो कीमत को घटाना पड़ा, और एकाधिकारी कीमत घटाकर कितनी कर दे रहा है,
ON कर दे BN कर दे रहा है, यह कीमत घटा दे रहा है, इतनी कीमत घटा दे रहा है। तो जब कीमत घटाता है तो ON वस्तु की बिक्री होने लगी। जब ON वस्तु की बिक्री होने लगी तो एकाधिकारी और थोड़ी सी कीमत घटा देता है। तो कीमत जब और घटाता है तो क्या होता है, OQ की बिक्री होने लगी, अर्थात बिक्री बढ़ने लगी। कीमत घटाने से बिक्री एकाधिकार बाजार में बढ़ने लगी। तो कीमत मतलब AR तो घटानी पड़ी और AR घटाने के फलस्वरूप MR स्वतः घट गई, या MR उससे ज़्यादा तेज़ी से घट गई। तो इसलिए एकाधिकार बाजार में AR और MR जो है नीचे गिरता हुआ होता है। समझ में आ गया होगा, एकाधिकार बाजार में AR और MR नीचे गिरता हुआ क्यों होता है, क्योंकि कीमत कम करने की वजह से AR और MR दोनों घटती चली जाती हैं। और इसमें एक बात और जानने योग्य है कि MR AR से ज़्यादा तेज़ी से घटता है, MR AR से ज़्यादा तेज़ी से नीचे घटता है। MR बराबर होता है, MR रेखा की ढाल AR रेखा की आधी होती है। जैसे आरेख अगर बनाया जाए तो यह AR हो जाएगा और यह MR हो जाएगा। तो कहा MR रेखा की ढाल जो है AR रेखा की आधी होती है और AR बराबर 2MR होता है, या MR बराबर 1/2 AR कह सकते हैं। यह पूछा गया है एग्जाम में, MR बराबर 1/2 AR होता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। तो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR का स्वरूप कैसा होता है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में TR और MR और AR की कैसी स्थिति होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो विक्रेताओं की संख्या कम होती है। विक्रेता कीमत कम करने पर वस्तु बेच सकता है अपूर्ण प्रतियोगिता में। इसमें AR निकालने के लिए AR बराबर होगा TR/Q। तो TR दिया गया है और MR TR निकालने के लिए AR × Q कर देते हैं और MR निकालने के लिए TRn-TRn-1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं AR क्या हो रहा है, घट रहा है। MR भी क्या हो रहा है, घट रहा है, किंतु प्रारंभ में धनात्मक है, फिर ऋणात्मक हो गया, फिर ऋणात्मक ही चला गया। ठीक, ऋणात्मक हो गया, फिर 0 हुआ कह सकते हैं, फिर ऋणात्मक हो गया। तो MR क्या हो, MR 3 रूप धारण कर रहा है, धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। अब TR के बारे में देखते हैं, TR क्या है। तो TR कम है, ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है। तो TR बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो अब इसमें देखते हैं आरेख में क्या है। तो आरेख में TR बढ़ा है फिर घटने लगा है। तो कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में TR जो है गैर रेखिक होता है और AR और MR दोनों नीचे गिरते हुए होते हैं, लेकिन AR जो है हमेशा धनात्मक रहता है, घटता है, लेकिन 0 या ऋणात्मक नहीं होता है। जबकि MR जो है वह घटता भी है, धनात्मक बना रहता है कुछ समय के लिए, फिर 0 हो जाता है, फिर ऋणात्मक होता है। तो MR जो है 3 रूपों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में TR गैर रेखिक होता है और AR तथा MR जो है रेखिक और नीचे गिरता हुआ होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR MR नीचे गिरती हुई होती हैं, इसकी ढाल ऋणात्मक होती है और AR या D का मूल्य जो है कभी 0 या माइनस नहीं होता है। यह है AR और यह AR और MR। ठीक, तो D या AR का मूल्य कभी 0 या निगेटिव नहीं होता है, जबकि MR का मूल्य 0, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में TR गैर रेखिक होती है। TR कैसी होती है, या TR है। TR गैर रेखिक क्यों होती है, प्रारंभ में बढ़ती है, फिर शीर्ष पर पहुंचती है, फिर घटने लगती है और उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर औसत आय अधिक होती है, सीमांत आय कम होती है। अर्थात AR
ऊपर तथा एम आर नीचे होता है। तो ए आर हमेशा जो है ऊपर होता है, ए आर ऊपर होता है हमेशा, और ए आर ऊपर होता है हमेशा, याद रखने वाली बात है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में ए आर का मान ज़्यादा होता है, ए आर ज़्यादा होता है एम आर से। सारांश रूप में यह कुछ बातें थी। इसके अलावा टी आर, ए आर, एम आर वक्र पर बाजार के स्वरूप की संरचना का प्रभाव पड़ता है। टी आर, ए आर और एम आर वक्र पर बाजार स्वरूप संरचना का प्रभाव पड़ता है, जबकि लागत की संरचना पर उत्पादन के नियम का प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादन के नियम का संबंध जो है वह लागत से होता है, जबकि बाजार संरचना का संबंध टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से होता है। अब इसी प्रकार से अल्पाधिकार में अगर ए आर और एम आर की बात की जाए ओलिगोपोली में, तो एकाधिकारात्मक बाजार में फर्मों की मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। हम लोग देखें ऐसी मांग वक्र होती है, ठीक। अल्पाधिकार बाजार में फर्म की मांग वक्र अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं होती फर्म की मांग वक्र कैसी होगी, एकाधिकार बाजार के समान होगी या एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के समान होगी, कैसी होगी कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर इतने कम विक्रेता होते हैं कि इनके बीच में प्रतिद्वंदिता जोर की होती है, इसलिए अल्पाधिकार में मांग वक्र ए आर और मांग वक्र मतलब ए आर और एम आर जो है वह अनिश्चित होते हैं। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि अल्पाधिकार में फर्म की मांग वक्र विकुंचित प्रकृति की होती है, यानी दो जगह से टूटी हुई होती है। मुख्य रूप से पाल स्यूजी का मानना है कि अल्पाधिकार बाजार में ए आर और एम आर जो है वह विकुंचित प्रकृति की होती है, जिसके ऊपर का भाग लोचदार होता है और नीचे का भाग जो है बेलोचदार होता है। यह मानना है पाल स्यूजी का। यह आरेख जो है विकुंचित मांग वक्र का है, जिसमें ए आर और एम आर वक्र अनिश्चित प्रकृति की दिखाया गया है। अब लोच के संदर्भ में अगर ए आर और एम आर की बात की जाए तो एकाधिकार में या एक्स अक्ष पर और या ए आर और एम आर को दिखाया गया है। इसमें जहाँ पर एम आर 0 है वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है, तो यहाँ एम आर 0 है तो मांग की लोच इकाई के बराबर है। इसी प्रकार से एम आर के धनात्मक होने पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। मांग की लोच धनात्मक होने पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, और मांग की लोच ऋणात्मक होने पर मांग की लोच एम आर के धनात्मक होने पर, एम आर जब क्या है धनात्मक है तब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, और एम आर जब ऋणात्मक है तब मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो यह मांग की लोच के संदर्भ में ए आर और एम आर की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें एम आर 0 होने, जहाँ पर एम आर 0 होती है वहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जहाँ एम आर के धनात्मक होने पर मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है, और एम आर ऋणात्मक होने पर मांग की लोच जो है वह इकाई से कम होती है। एम आर धनात्मक होने पर मांग की लोच जो है इकाई से ज़्यादा होती है एम आर के धनात्मक होने पर, और एम आर के ऋणात्मक होने पर यह कम होती है इकाई से। यह ऐसे होगा। और अगर लोच ज्ञात करने का सूत्र तो ई बराबर होता है ए आर अपान ए आर माइनस एम आर, अर्थात कह सकते हैं औसत लोच बराबर होता है औसत आय बटे औसत आय माइनस सीमांत आय, या एम आर बराबर ए आर ई माइनस 1 अपान ई हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं एम आर बराबर ए आर 1 माइनस 1 अपान ई हो जाएगा। या ए आर अगर निकालना हो, एवरेज रेवेन्यू निकालना हो, तो एम आर ई अपान ई माइनस 1 हो जाएगा। तो यह सूत्र है। ए आर निकालने का क्या सूत्र हो जाएगा, ए आर बराबर हो जाएगा एम आर अपान ई माइनस ई अपान 1, यह सूत्र हो जाएगा ए आर निकालने का। तो यह लोच के संदर्भ में ए आर तथा एम आर के कुछ बातें हैं, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में भी मिलता है। अगर एम आर 0 है
तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एम आर धनात्मक है तो ई 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एम आर ऋणात्मक है तो ई कम हो जाएगा 1 से। तो यह तीन शर्तें जो हैं एकाधिकार बाजार में लोच के संदर्भ में ए आर और एम आर के बीच में हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने विभिन्न बाजारों में ए आर और एम आर वक्र का स्वरूप कैसा होगा उसको अध्ययन किया। अगली जो क्लास रहेगी उसमें फर्म के संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्म का संतुलन, सीमांतवादी दृष्टिकोण और 2 दृष्टिकोण हैं, उन दोनों दृष्टिकोणों के बारे में अध्ययन करेंगे।